नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आजादी के इस दिन 15 अगस्त के इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा के मुताबिक लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। उस भाषण में कई तरह की बातें उन्होंने कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर विस्तार से आज हमने 2 स्टोरी करी है। आप चाहे तो जाकर उन 2 स्टोरी को देख सकते हैं। लेकिन इस बीच अभी रात के इस वक्त मैं एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। मेरा एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर हमेशा से मानना रहा है कि इस देश की राजनीति में 2 राज्यों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही है आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक। पहला बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। बिहार में किस तरह से हंगामा मचा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी बाकायदा वहां यात्रा निकालने जा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा। एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक बड़ा झटका दे दिया चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के साथ साथ देश की सरकार को, ये भी आपको पता है। लेकिन महाराष्ट्र से अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो अब मैं सीधे उस मसले पर, उस मुद्दे पर आ जाता हूं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन जीता। विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन इतनी बड़ी जीत ले गया कि उसके बाद से राहुल गांधी कई तरह के उस पर सवाल उठा रहे हैं। लाखों मतदाताओं को जोड़ने का, फर्जी तरीके से जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल हो गई है। जिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से विपक्षी गठबंधन की सरकार को गिरा दिया था, विदाई कर दी थी, अब वही उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाले, कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने वाले अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये लंबे समय से चल रहा था। आप कहेंगे इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? दोनों भाइयों का साथ आना, हिंदी के विरोध के मसले पर, मराठी के मसले पर, भाषा के मसले पर, दोनों भाइयों का साथ आना और साथ आने की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फाइनली ये ऐलान कर दिया है कि अब उद्धव और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो 4 शहरों के नगर निगम का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो इनको सिर्फ शहरों का चुनाव ही मत समझिएगा। चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं, किस वजह से टाले जा रहे हैं, उसको लेकर उसके पीछे की क्या कहानी है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अब जो ऐलान किया गया, शिवसेना के सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने ऐलान किया। और कहां जाके किया? नासिक की पवित्र धरती पर जाकर उन्होंने ऐलान किया कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी, जो भारत की सबसे अमीर नगर पालिका मानी जाती है और जिसको जीतना भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, वहां पर यानी मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो संजय राउत ने ऐलान किया कि इसके अलावा ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नासिक समेत कई अन्य शहरों की महापालिका चुनाव में भी ये दोनों राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने जो बयान दिया उसमें आगे उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर जीतेंगे। उद्धव और राज की ताकत मराठी लोगों की एकता की ताकत है। अब कोई भी अघोरी शक्ति मराठी मानुष की इस वज्रमूठ को तोड़ नहीं सकेगी। तो जाहिर सी बात है कि किसके लिए, किस पर वो हमला कर रहे हैं, किस पर वो राजनीतिक निशाना साध रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसका महत्व भी बता देता हूं। इस देश के सबसे अमीर स्थानीय इकाई मानी जाती है, नगर निगम मानी जाती है बीएमसी, और वहां पर चुनाव जीतना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लेकिन कमजोर हुई थी शिवसेना, क्योंकि दोनों भाई अलग हुए थे और उसके बाद एक कमजोर शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने दबाने की कोशिश की। और जब वो शिवसेना निकलकर विपक्षी गठबंधन के साथ चली गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, तो उनकी सरकार को गिराने के लिए उनकी पार्टी को किस तरह से तोड़ दिया गया। एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों को साथ लेकर किस तरह से महाराष्ट्र से
बाई रोड पहले उनको गुजरात ले जाया गया, फिर असम ले जाया गया, कैसे सरकार गिराई गई, बाद में किस तरह से उसमें राज्यपाल की भूमिका भी, भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका भी सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए, ये सब इतिहास है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आगे बताना नहीं चाहूंगा, या वो बताकर मैं आपका समय जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा। इस समय मैं वीडियो छोटा ही करना चाहूंगा। तो कमजोर हो गए, हिंदुत्व की अपनी एक विचारधारा, मराठी मानुस की अपनी एक विचारधारा, दोनों भाइयों का अलग होना, एक भाई का बिना शर्त लगातार पता नहीं किस मजबूरी में बार बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना, ये तमाम चीजें बीजेपी को फायदा पहुंचा रही थी। लेकिन अब निश्चित तौर पर दोनों भाइयों के साथ आने से न केवल दोनों पार्टी मजबूत होगी, बल्कि एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं, जो नेता गए हैं, जो कार्यकर्ता गए हैं, जो स्थानीय स्तर के नेता कार्यकर्ता गए हैं, उनके मन में भी कई तरह की शंकाएं जन्म ले लेंगी। और जैसा कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताया कि देश की राजनीति को दो राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बिहार और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का साथ आना, महाराष्ट्र में जो वोट चोरी हुई राहुल गांधी द्वारा उस मसले को लगातार उठाना, शरद पवार और सुप्रिया सुले, इस उम्र में भी शरद पवार का दिल्ली की सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था उसमें शामिल होना, ये कहीं ना कहीं गठबंधन की एकजुटता को दिखाता है। और ये तमाम पक्ष अगर एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों को जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और जैसे ही स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लड़ाई तेज हो जाएगी, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तेज हो जाएगी। और फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर भी गुजराती लॉबी को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यानी आरएसएस को भी साधने की कोशिश की जाएगी। और बिहार को लेकर किस तरह से राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं, तेजस्वी यादव मैदान में उतरने वाले हैं, पूरे बिहार की यात्रा निकालने जा रहे हैं। और यहां तक विपक्षी गठबंधन कह चुका है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो वो विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जैसे चुनाव आयोग को कहा कि 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट जारी करो, क्यों उनके नाम काटे ये भी बताओ। तो अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल वर्तमान परिस्थिति तो इसी तरह से नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में जो ये नया खेला हो गया है उसने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। और इस बीच देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को लेकर खबर आ गई कि अभी तक वो उपराष्ट्रपति निवास में रह रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार की ये खबर है। वहीं हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि अगर धनखड़ साहब से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया तो वो खुलकर ये कह दे वो राजस्थान से लोगों को आएंगे और पूरा का पूरा दिल्ली दरबार घेर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के भी संपर्क में होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और दोनों के बीच में माध्यम कौन बने हैं? तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, तेलुगु देशम पार्टी में भी रह चुके हैं। तो अगर चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी में कोई खिचड़ी पक रही है तो इसका सीधा सा नुकसान आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को होगा। वैसे भी उनके 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बल पर ही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो उन्होंने कुछ बोल दिया तो अब यह भी इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत किन शब्दों में पलटवार करेंगे। मैंने अलग से विस्तार से एक स्टोरी की है कि लाल किले की प्राचीर से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ तो करते नजर आए, सबको ये लग रहा होगा कि वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, मोहन भागवत को उनकी हद बता दी है, उनकी हैसियत बता दी है, उनकी सीमा रेखा तय कर दी है। विस्तार से मैंने एक स्टोरी करी है, आज सुबह उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते करते उसको एक एनजीओ बता दिया तो फिर ये सवाल उठेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बाद में ये सवाल उठाया, सुबह मैंने स्टोरी करी, बाद में ये सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने कि एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, खाता बही होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, ये सब हिसाब किताब होना चाहिए।
तो ये नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण तो था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 12वीं बार उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया, लेकिन पहली बार उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आई लाल किले के प्राचीर से, और तारीफ करते करते उन्होंने मधुमक्खी के ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया कि अब आगे ये सवाल उठेगा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो क्या अमित शाह ने और गुजराती लॉबी ने, नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को बता दिया कि बहुत ज्यादा आप उड़ेंगे तो फिर ये तमाम कानूनी औपचारिकताएं आपको पूरी करनी होगी। आप एक एनजीओ हैं और सिर्फ एनजीओ बनकर ही रहिए। सत्ता चलाने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी को साधने की कोशिश, कौन अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, सत्ता में हिस्सेदारी मत खोजिए। तो जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत का भी आने वाले दिनों में पलटवार होगा। तो मैंने कहा कि इस देश की राजनीति में जो हलचल है वो शुरू हो गई। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी से बयानों का आना, संजय राउत के बयानों का आना, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में बातचीत होने की बात आना, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक एनजीओ बता देना, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को करारा झटका दे देना, बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का उतर जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी उतरने की संभावना है। और इस बीच महाराष्ट्र से ये खबर आई कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर स्थानीय इकाइयों का, नगर निकायों का चुनाव लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजराती लॉबी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आती हुई निकलकर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में देश की राजनीति निश्चित तौर पर 360 डिग्री बदलती हुई नजर आएगी। तो जब जब इस देश की राजनीति में कोई हलचल होगी वो खबर लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र के इस नए राजनीतिक हलचल को लेकर आपका क्या मानना है। नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक प्रकार से एनजीओ बता देने को लेकर आपका क्या मानना है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से मुश्किलें एक के बाद एक खड़ी होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।